सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो बेसिकली है 132 kV, 132 kV, 400, 765 kV, एक और 66 kV मान सकते हैं, मतलब मान क्या सकते हैं, ये है 66 kV, 132 kV, 400 kV और 765 kV। तो यहाँ पे नॉट स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 222 kV। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है बेसिकली वो है 11 kV और 33 kV। और जो हमारे घर के आसपास वोल्टेज आता है जिसका सर्विस में जो वोल्टेज होता है तो वो 230 वोल्ट हुआ या फिर 400 वोल्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम अ फीडर फीड्स पावर टू। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का जो पूरा डायग्राम होता है, जो हमारा पूरा ग्रिड होता है, तो ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन मानते हैं, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, यहाँ से बहुत हाई पावर यहाँ पे गया सब स्टेशन में, बहुत हाई वोल्टेज में, ये हुआ सब स्टेशन। यहाँ से जैसे जैसे हम लोग फिर यहाँ से वोल्टेज को थोड़ा स्टेप डाउन करते हैं, ये उससे फीडर से कनेक्टेड होता है, फिर फीडर से हम लोग वोल्टेज को थोड़ा और डाउन करते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो फीडर जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से को पावर प्रोवाइड करता है। तो अ फीडर फीड्स पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली हमारे सिटी के अंदर होता है, जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। सिटी के बाहर जो बहुत बड़ा सब स्टेशन होता है वो फीडर सब स्टेशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर से जो पावर आता है वो घर के आसपास आप जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं उसमें वोल्टेज शिफ्ट डाउन करके वो फिर सर्विस मैन में भेजा जाता है, जिससे हम लोग खुद जो कंज्यूमर हुआ वो हमारे घर में बिजली आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन इफिशियंसी डैश विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। हमारा जो पावर का फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो यहाँ से हम लोग जो करंट का वैल्यू लिखेंगे वो पावर अपॉन कॉस फाई, पावर अपॉन वी कॉस फाई। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये करंट का वैल्यू कम होगा। करंट का वैल्यू जब कम हो रहा है तो जो हमारा लॉस का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, करंट का वैल्यू कम हुआ तो ओवरऑल जो पावर लॉस हुआ पी एल अगर लिखता है तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर लॉस डिक्रीज हो रहा है तो उसी का एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल a dash sheath of lead or alloy is provided around the insulation to protect it against ingress of moisture, gases or other damaging liquid in the soil and atmosphere. इंसुलेटर नॉन मेटालिक, मेटालिक या फिर ऑर्गेनिक। ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली पूरा अंडरग्राउंड केबल का डायग्राम है। ये हमारा कंडक्टर हुआ, उसके ऊपर में इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली बना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलेशन किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये मोस्टली दो चीज़ रहता है, एक तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर या फिर पीवीसी, मोस्टली दो होता है। एक और रहता है एक्सएलपी जिसको बोलते हैं, एक्सएलपी। तो ये अगर मटेरियल यहाँ पूछा जाता है किस चीज़ से बना होता है या इंसुलेशन किस चीज़ का रहता है, तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर, पीवीसी या फिर एक्सएलपी। इंसुलेशन के जो ऊपर होता है ये होता है लेड शेथ। लेड बेसिकली एक मेटल है, तो इसको कभी कभी कहीं कहीं मेटालिक शेथ भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है, अब मेटालिक शेथ ऑफ लेड, तो इसका आंसर मेटालिक होगा। तो इंसुलेशन के ऊपर शेथ हुआ, ये क्या करता है, बेसिकली पाथ प्रोवाइड करता है। शेथ क्या करता है, प्रोवाइड पाथ फॉर फॉल्ट करंट, ठीक है। इंसुलेशन हुआ, ये शेथ हुआ। शेथ के ऊपर ये बेडिंग है। बेडिंग किस चीज़ से बना होता है ये फिर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेसिकली एक फाइब्रस मटेरियल इसको बोलते हैं। बेडिंग फाइब्रस मटेरियल का होता है, फाइब्रस मटेरियल। ये बना होता है या तो जूट हो, ऑप्शन में रहेगा जूट, और हेशियन टेप एक होता है, जूट या फिर हेशियन टेप, ठीक है। ये कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। पहला हुआ इंसुलेशन, फिर शेथ हुआ, फिर बेडिंग। बेडिंग बेसिकली फाइब्रस मटेरियल का बना हुआ जूट या फिर हेशियन टेप, हमारे कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगा। बेडिंग के बाद आर्मरिंग होगा,
बेडिंग के बाद आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करेगा, ये बेसिकली बना होता है गैल्वेनाइज स्टील से। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, मटेरियल का नाम गैल्वेनाइज स्टील। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। उसके बाद सर्विंग हुआ। सर्विंग बेसिकली बस पूरे जो अंडरग्राउंड केबल है उसका जो एकदम आउटर लेयर है, और ये एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करेगा। ये भी जूट या फिर पीवीसी का बना होता है, जूट या फिर पीवीसी एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले कंडक्टर हुआ, फिर इंसुलेशन, फिर लेड से मेटालिक शीट बोलते हैं, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ये आपको याद रखना है कौन से के ऊपर में कौन सा लेयर है। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन तो हमें याद रहता है, उसके बाद सेट याद रखना है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं SBAS, मेटालिक शीट, फिर बेडिंग, देन आर्मरिंग या सर्विंग। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी में आप डिस्क्राइब करें कौन किसके ऊपर लेयर में है, या फिर ऊपर से अंदर की तरफ। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड द। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है हमारा, जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे एरिया मतलब पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड बोलते हैं। यहाँ पे ग्रिड दिया है ऑप्शन में, इलेक्ट्रिकल ग्रिड बोलते हैं जो पूरा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है, ये डायग्राम को और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, ये सब स्टेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, फिर और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो पूरा होता है बेसिकली ग्रिड है। ऑप्शन में नोड दे रखा है, तो नोड बेसिकली जो हमारा सिस्टम होता है, सॉरी नेटवर्क का जो डायग्राम होता है, तो ये एक नोड हुआ। ये जो पॉइंट है इसको नोड बोलते हैं, ये सबको पूरा ब्रांच बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, when the two ends of a distributor fed at equal voltage brought together then such distributor is main end। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से तरीके से होता है। ये एक लाइन है सपोज, मतलब लाइन नहीं है, पूरा कंडक्टर है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट, एक तो होता है वन एंड, मतलब एक ये फीडर है, यहाँ से हम लोग फीडर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब फीडर से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं। तो यहाँ से एक सप्लाई है, और अलग अलग जगह पे कंज्यूमर का मतलब ये सप्लाई ले सकते हैं। ये हुआ फेडर, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। फिर एक है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड, इसमें दोनों तरफ से लाइन सप्लाई किया जाता है दोनों तरफ से सप्लाई किया जाता है, और जो हमारा कंज्यूमर है वो कहीं से बिजली टैप कर सकता है। ये हुआ। फिर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, व्हेन टू एंड्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट इक्वल वोल्टेज, ये सपोज टू एंड है, आर ब्रॉट टुगेदर देन सच डिस्ट्रीब्यूटर नोन एज। फिर ये तीसरा बात क्या है, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये पूरा फिर बन जाएगा जो रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर। इसका आंसर होगा रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ से एक फीडर है, फीडर इसमें एक है, फीडर इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और ये जो बाहर की तरफ एरो है ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर को हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा पूरा फीडर हुआ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हेन टू एंड्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट इक्वल वोल्टेज ब्रॉट टुगेदर देन डिस्ट्रीब्यूटर आर नोन एज। तो ये हमारा पूरा रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका बहुत सारा एडवांटेज है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इन दोनों से ज़्यादा एडवांटेज इसमें है। एक तो पहले इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है कि सपोज एक फीडर फेल कर गया, इसमें क्या है कि एक फीडर अगर फेल कर गया, कहीं पे भी कुछ फॉल्ट हुआ तो आगे बिजली सप्लाई बंद हो जाएगा। इसमें है कि एक फीडर अगर फेल हुआ तो एक इस दूसरे वाले फीडर से सबको सप्लाई दे सकते हैं, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें कम होता है, किसी फीडर पे लोड ज़्यादा है, सपोज यहाँ कोई कंज्यूमर है उसमें लोड ज़्यादा है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसका लोड कुछ कम है, तो इस वाले कंज्यूमर को दोनों से सप्लाई एक टाइम में दे सकते हैं, इसको कुछ कम ज़रूरत है तो उससे क्या होता है कि इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, फिर इसमें क्या है कि अगर एक में यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस करना है तो इसका सप्लाई कट करके इसको मेंटेनेंस करेंगे, तो एक ही फीडर से तीनों में सप्लाई दे देंगे, तो इससे मेंटेनेंस आसान हो गया। ऐसे क्या होता है कि सपोज अगर एक ही फीडर है तो अगर उसका मेंटेनेंस करना है तो बाकी मतलब सबका सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो इससे लोड बैलेंस भी जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सब रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर का एडवांटेज है।
अगला क्वेश्चन, डैश केबल्स आर यूज फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 1100 kV। अभी हम लोग जो इधर अंडरग्राउंड केबल पढ़े पहले, ये अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग ऑपरेट करता है, मतलब उसका बेसिकली डिस्क्राइब है, क्लासिफिकेशन है कैसे कैसे करता है। तो 11 kV का जो केबल है उसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, यही पूछा गया क्वेश्चन में। इसका हम आपको पूरा चार्ट बना के देते हैं। पहला हुआ लो टेंशन केबल, लो टेंशन, फिर है हाई टेंशन, लो टेंशन, फिर हाई टेंशन, फिर सुपर टेंशन। ये सब केबल का डिफरेंस है, लो टेंशन, हाई टेंशन, फिर सुपर टेंशन, फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, और फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा चार्ट, ये पूरा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 0 से 1 kV, 1 से 11, 11 से 33, 33 से 66, और 66 kV एंड अबव। ये सारा वोल्टेज केवी में है। ये वो लो टेंशन 0 से 1 kV, हाई टेंशन 1 से 11 kV, सुपर टेंशन 11 से 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 66 से अबव। एक आप ऊपर से 3 याद रखेंगे, लो हाई सुपर, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा लगा देना, एक्स्ट्रा हाई एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, याद हो गया। और इधर से वैल्यू याद रखें, 1 11 33 66, उससे ज़्यादा, उससे याद हो जाएगा कि फर्स्ट में 1 से कम, दूसरे में 11, अप टू 11 kV, थर्ड में अप टू 33 kV, फिर अप टू 66 kV, फिर 66 से ज़्यादा। इस क्वेश्चन में पूछा गया केबल्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 11 kV। तो अप टू 11 kV क्या है, हाई टेंशन, ये बेसिकली हाई वोल्टेज होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बंडल कंडक्टर। हम लोग को जब ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होता है तो आप देखेंगे कभी कभी एक कंडक्टर रहता है और कभी कभी कंडक्टर एक से ज़्यादा होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिंगल फेज के लिए एक से ज़्यादा कंडक्टर, आप ध्यान देंगे सिंगल फेज के लिए, मतलब एक फेज के लिए एक से ज़्यादा कंडक्टर यूज होता है। यहाँ पे 4 कंडक्टर दिख रहा है, तो ये हुआ बंडल कंडक्टर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, अ बंडल कंडक्टर इज कंडक्टर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंडक्टर, ये सही है। एक से ज़्यादा कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर से ज़्यादा होगा तो उसको बंडल कंडक्टर बोलेंगे। फिर बंडल कंडक्टर लाइन्स ट्रांसमिट बल्क पावर विथ रेडियस लॉसेज देयर बाय गिविंग इंक्रीज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ये भी सही है। इसमें करंट पूछा गया तो बोथ 1 और 2 होगा। कभी भी जब पावर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हाई पावर ट्रांसमिट करना होता है, जैसे वो जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग फीडर पे वैल्यू भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का, बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है, तो बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। इसका कंडक्टर यूज करने का कुछ आपको एडवांटेज बताता है। पहला तो इसमें इंडक्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, दूसरा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। इसका रीजन है क्योंकि इसमें जो इस पे कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका जो इफेक्टिव रेडियस होता है पूरा कंडक्टर का, इफेक्टिव रेडियस, ये वैल्यू बढ़ जाता है पूरे कंडक्टर का, इसलिए होता है। फिर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंक्रीज ट्रांसमिशन कैपेसिटी, इंक्रीज ट्रांसमिशन कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा पावर एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, हाई पावर ट्रांसफ़र, हाई पावर ट्रांसफ़र। लॉस कम हो जाएगा क्योंकि करंट का वैल्यू अगर बहुत बढ़ जाएगा, सॉरी वोल्टेज का वैल्यू हम लोग बहुत बढ़ाते हैं तो एक बार बहुत ज़्यादा पावर होता है तो करंट का वैल्यू कम होता है तो लॉस भी कम होगा। कोरोना लॉस इसमें कम होता है, रिड्यूस्ड कोरोना लॉस, और इफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये सब इसका एडवांटेज है, जो हमारा इसमें बंडल कंडक्टर उसका ये सब एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन, द इंडक्टेंस एंड देयरफॉर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ करंट कंडक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स विसिनिटी। मतलब एक कोई किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो जो उसके पास वाला कंडक्टर है उसका भी इंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा। ये इस फेनोमेनन को हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं कि एक कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड से, इसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस तो आप समझ रहे हैं आर, एक तो रिलेशन होता है V इक्वल टू आई आर, पावर का रिलेशन वो I²R, लॉस होता है। ये स्कैन इफेक्ट बेसिकली करंट का जो नेचर है वो मतलब सरफेस पे ही फ्लो करने का,
एक होता है कंडक्टर, मतलब उसमें पूरे में सपोज करंट फ्लो कर रहा है, जैसे डीसी करंट होता है, लेकिन एसी करंट में क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट सरफेस पे ही मूव करता है। इससे क्या होता है, इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये कम हो जाता है। करंट आप देख सकते हैं यहाँ पूरे में फ्लो कर रहा है, इसमें इतने एरिया में फ्लो कर रहा है, तो जिस एरिया में करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो स्किन इफेक्ट का यही है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता है स्किन इफेक्ट बढ़ता है। बट मोस्टली इंडिया के केस में मतलब अप टू 50 हर्ट्ज स्किन इफेक्ट निग्लेजिबल ही रहता है, ये थोड़ा रहता है। बट उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये वो स्किन इफेक्ट। और सेम है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में भी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी है वो भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में भी और स्किन इफेक्ट में, दोनों के केस में ये वैल्यू बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग कोरोना। अभी हम लोग थोड़ा कोरोना डिस्कस किए, बंडल कंडक्टर में कोरोना लॉस कम हो जाता है। इसमें कोरोना का इफेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, एक तो इंसुलेटर, इसका आंसर इंसुलेटर ही होगा, नॉट अफेक्टिंग कोरोना। इंसुलेटर का कोई भी रोल नहीं है कोरोना में। सेकंड एटमॉस्फेयर, सपोज ये कंडक्टर है, 2-3 फेज अलग अलग कंडक्टर है, तो एटमॉस्फेयर जब थोड़ा विंडी होता है या फिर थोड़ा मॉइस्चर वेट होता है जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट होता है, उसमें कोरोना लॉस बढ़ जाता है। कंडक्टर तो आप लोग समझ रहे हैं, नॉर्मल कंडक्टर होगा उसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। सपोज अगर बंडल कंडक्टर है तो कोरोना लॉस हम लोग उससे कम करते हैं। हॉलो कंडक्टर में थोड़ा कम होता है। तो कोरोना पे इफेक्ट तो पड़ रहा है कंडक्टर से, एटमॉस्फेयर से ही पड़ रहा है। और लाइन वोल्टेज का वैल्यू जितना बढ़ेगा तो कोरोना लॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन लाइन होता है, लो वोल्टेज लाइन में सब नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन 220 kV 400 kV 765 kV, इसमें कोरोना लॉस का वैल्यू बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड। कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, एक्स्ट्रा वोल्टेज लाइन। लेंथ और वोल्टेज के बेसिस पे लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, शॉर्ट, फिर मीडियम और लॉन्ग, या 3 पार्ट में लेंथ है फिर वोल्टेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस पूछा तो वही डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड, इसमें कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर देता है और इसमें कैपेसिटर कंसीडर करता है, इसमें भी सी कंसीडर किया जाता है। सी वोल्टेज जो होता है ना, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 0 से 20 kV होता है, और जो लेंथ है ये 0 से 80 किलोमीटर। ये सारा डेटा जो है ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, 0 से 20 kV। और ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, 20 से 100 kV, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ग्रेटर देन 100 kV। डिस्टेंस यहाँ पे 0 से 80, यहाँ पे 80 से 200 मान नहीं लेते, 200 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 200 किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों लाइन है, ये शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन भी 2 टाइप का होता है, एक पाई और एक टी, बस डायग्राम के बेसिस पे। फिर और एक ये लॉन्ग लाइन हुआ। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि वोल्टेज का वैल्यू अप टू 20 kV है, और जैसा आप लोग समझ सकते हैं कैपेसिटेंस जो होता है 2 वोल्टेज के बीच में कैपेसिटेंस का वैल्यू डेवलप हो जाता है कहीं भी, या फिर एक कंडक्टर या फिर अर्थ हुआ तो वहाँ पे कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। सिंस इस केस में वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है तो हम लोग इस केस में कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं या फिर कहीं पे भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ, तो इसका आंसर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज अप टू 20 kV अप टू 80 किलोमीटर लेंथ। मीडियम और लॉन्ग दोनों में कैपेसिटेंस कंसिडर किया जाता है। लेंथ का वैल्यू 20 से 100 किलोमीटर, और 80 से नहीं सॉरी वोल्टेज का वैल्यू 20 से 100 kV मीडियम में, और लॉन्ग में 100 kV से ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डेटा टैबुलेटेड फॉर अ पावर सिस्टम इज एज फॉलो। लाइन वोल्टेज दिया हुआ 11 kV,
पावर जनरेटेड 558 किलोवाट, लोड पावर 443 किलोवाट, लोड करंट 50 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द पावर लाइन कनेक्टेड इज। अब सिंपल एक सिंगल लाइन डायग्राम ऐसे बना देते हैं। यहाँ से पावर जनरेट किया जा रहा है, यहाँ से पावर रिसीव हो रहा है, ठीक। जनरेट पावर है 558 किलोवाट और जो लोड पावर है वो है 443 किलोवाट। क्वेश्चन पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ द पावर लाइन कनेक्टेड। सी यहाँ पे 558 वाट है और यहाँ पे 443 वाट है, मतलब ये टोटल बीच में जो लॉस, ये टोटल लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे इतना ही पावर पहुँच पा रहा है। तो लॉस किसकी वजह से होता है? लॉस रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो जो पावर लॉस का वैल्यू होगा 558 माइनस 443, ये कितना आएगा? 443, 543, 115 किलोवाट आएगा, राइट। लॉस जो होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है। बाकी जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 के, इसके यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ऐसा एग्जाम में बहुत सारा होता है, क्वेश्चन में डेटा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता। अब बस आपको समझना है कौन सा वैल्यू यूज करना है। यहाँ पे टोटल लॉस को 115 किलोवाट। पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर, ठीक है। लॉस कितना हुआ? 115 इंटू 10 की पावर 3, एक मिनट, आई स्क्वायर। लोड करंट का वैल्यू 50 एम्पियर दे रखा है, तो 50 का स्क्वायर इंटू आर। ये देखिए आप, करंट का वैल्यू 50 एम्पियर दे रखा है, यहाँ पे 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 46, ये 46 ओम आएगा। आप सॉल्व कर देखना, 46 ओम आएगा, ठीक है। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर का वैल्यू 115 किलोवाट, लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ द पावर लाइन पूछा है और लाइन का ही करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकाल दिया। रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ ये 46 ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ अ केबल, अभी हम लोग थोड़ा दिन पहले केबल डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे इंसुलेशन भी डिस्कस किए थे। इंसुलेशन क्या बताया था? इंसुलेशन वहाँ पे किस चीज़ का बना होता है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर या फिर पीवीसी, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये जो केबल है इसका लेंथ है 2 मीटर और रेजिस्टेंस दे रखा है इंसुलेशन का कितना? 10 मेगा ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम में ही होता है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मेगर से या फिर एक और डिवाइस होता है मेगा ओम रेजिस्टेंस, उसमें से भी मेजर करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। 2 मीटर का यहाँ पे दे रखा है 10 मेगा ओम, देना 8 मीटर लॉन्ग सैंपल ऑफ सेम विल। 2 मीटर का दे रखा है 10 ओम मेगा ओम और 8 मीटर का पूछ रखा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग R2 बाई R1 टू द बेस C, ये बेसिकली पूरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब सारा कुछ फिक्स है। मतलब एक केबल है तो उसमें R1 R2 तो फिक्स ही होगा, 2 पाई एक फिक्स क्वांटिटी है, उसका रेजिस्टिविटी फिक्स होगा। बस एल को वेरी कर रखा है क्वेश्चन में, पहले 2 मीटर है फिर 1 मीटर है। यहाँ से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ठीक, राइट। तो R1 अपॉन R2 जो होगा वो L2 अपॉन L1 होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R1 का वैल्यू 10 है, R2 निकालना है, L2 का वैल्यू 8 है और L1 2। 8 मीटर दे रखा है यहाँ पे ना बाद में लेंथ को, तो ये जब ये 2 से 4, तो R2 का जो वैल्यू हुआ 10 अपॉन 4, 2.5 मेगा ओम। इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इंसुलेशन रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कन्फ्यूजन होता है। ये आंसर 2.5 ओम होगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप 40 मेगा ओम दे रखा ऑप्शन में, क्योंकि 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बहुत सारे लोग 40 ओम मार्क कर सकते हैं। तो ये 2.4 ओम आंसर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सीखने को मिला होगा। किसी भी टॉपिक में आपको अगर और वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।